सन 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया हाइडेस्पेस यानी कि झेलम का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान भी कहा जाता है, तथा राजा पोरस के मध्य। ग्रीक अकाउंट्स के अनुसार इस युद्ध में सिकंदर को राजा पोरस द्वारा कड़ी टक्कर दी गई, लेकिन अंत में सिकंदर अपनी कूटनीति व युद्ध कौशल से युद्ध को जीत गया। लेकिन उसने राजा पोरस की वीरता साहस से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया, जिसके लिए कहानी बताई जाती है कि राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। फिर सिकंदर ने राजा पोरस से सवाल किया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा पोरस बोले, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर से सिकंदर इतना खुश हुआ कि उसने राजा पोरस को जीता हुआ उनका राज्य वापस लौटा दिया, और साथ ही उसने कुछ ऐसे क्षेत्र भी राजा पोरस को दिए जो उसने विजित किए थे। मतलब कि जो सिकंदर विश्व विजय का स्वप्न देखता है, जो इस हद तक महत्वाकांक्षी है कि वह अपनी सेना के साथ लगातार कई वर्षों से विश्व विजय की राह पर अग्रसर है, जिसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त करी, जिसने इतने बड़े पर्शियन साम्राज्य को नष्ट कर डाला, वह इतने से जवाब से इस हद तक खुश हो गया कि उसने अपने विश्व विजेता के स्वप्न को ही ठहराव दे दिया और व्यास नदी पार किए बिना ही वापस लौट गया। इस पूरी कहानी में ही अनेक ऐसी बातें हैं जो कि तर्कसंगत नहीं लगती हैं। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है कि ये कहानी केवल ग्रीक सोर्सेज से पता चलती है। इंडियन रिकॉर्ड्स में ना तो सिकंदर के किसी आक्रमण का जिक्र किया गया है, ना ही किन्हीं राजा पोरस का। जबकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि सिंध व झेलम के मध्य थी, फिर भी उसमें ना ही किसी राजा पोरस का कोई रिकॉर्ड दर्ज है, ना ही राजा आम्बिका, जिन्होंने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता करी थी। चलिए मान लेते हैं कि शायद इंडियन रिकॉर्ड्स हमें अभी तक ना मिल पाए हों, या तो वो डिस्ट्रॉय हो गए हों। लेकिन ग्रीक रिकॉर्ड्स जिस तरह सिकंदर द्वारा इस्तेमाल किए गए रणकौशल का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से उसने पोरस को धोखा दे करके झेलम नदी को दूसरी ओर से क्रॉस कर लिया और राजा पोरस के पुत्र की हत्या भी कर डाली। राजा पोरस के पुत्र की सेना कीचड़ में धंस गई तथा सिकंदर ने पोरस के पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन सोचने की बात है कि भारतीय वर्षा के मौसम बाढ़ जैसी हालातों से अच्छी तरीके से अवगत थे, जबकि यूनानियों के लिए ये परिस्थितियां बिल्कुल नहीं थी। झेलम नदी राजा पोरस के ही क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, तो भला उनको झेलम नदी की जो परिस्थितियां हैं उनका ज्ञान कैसे नहीं रहा होगा। तो आखिर भला पोरस के पुत्र की सेना कैसे कीचड़ में धंस गई होगी, क्योंकि उनको इन समस्याओं का पूर्वानुमान भी रहा होगा व उनका सामना करने की उनके पास कला भी अच्छी तरीके से होगी। एरियन, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन है, वह अपनी पुस्तक में एक जगह जिक्र करता है कि मेगस्थनीज, जो कि सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर का राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, वह राजा चंद्रगुप्त मौर्य व राजा पोरस दोनों के दरबार में गया और राजा पोरस राजा चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा महान थे। अब सोचकर देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सेलुकस निकेटर को हराया था, उससे भी महान पोरस को क्यों कहा गया है, जबकि वो तो सिकंदर से हारा था। ग्रीक सोर्सेस के आधार पर तो यूनानी सेनापति यूडेमस ने पोरस की हत्या सन 315 ईसा पूर्व में ही कर दी थी, और मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई हाइडेस्पेस के दूसरे युद्ध यानी कि सन 303 ईसा पूर्व के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सीधी सी बात है, क्या पोरस 315 ईसा पूर्व के बाद भी जीवित थे? तो आखिर ऐसे ग्रीक सोर्सेस जो खुद पे ही विरोधाभास बातें कर रहे हैं, उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? सिकंदर ने राजा पोरस के साथ युद्ध से संबंधित कॉइन्स भी डलवाए थे, जहां राजा पोरस को हाथी पर सवार तथा अलेक्जेंडर को उनके पीछे घोड़े पर सवार दिखाया गया। लेकिन सिक्के में कहीं पर भी राजा पोरस हारी हुई अवस्था में या फिर डरे या भयभीत या फिर पराजित महसूस कहीं पर भी नहीं होते हैं, जबकि सिकंदर के अन्य सिक्कों में वह किसी न किसी प्रतीक चिन्ह को पराजित करते हुए या फिर उन पर बुरी तरीके से चढ़ा हुआ या हमला करता हुआ दिखाया गया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा पोरस सिकंदर से पराजित हुए हों? ग्रीक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि सिकंदर स्वयं पोरस की जान बचाना चाहता था, क्योंकि उसको राजा पोरस बहादुर व साहसी लगे। भला ये कैसा तुक है अपने दुश्मन के प्रति? इसलिए उसने एक के बाद एक अपने 2 दूतों को राजा पोरस के पास अपना संदेश भिजवाया। क्या सच में विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाला, मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य को अपने अधीन करने वाला इतना दयालु रहा होगा? और अगर वो इतना ही दयालु था तो तलवार उठाकर विश्व विजय की राह पर क्यों निकला था? ग्रीक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि राजा पोरस ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन यही ग्रंथ खुद ही कह रहे हैं कि राजा पोरस हार मानने, यहाँ तक कि सिकंदर का संदेश सुनने को भी तैयार नहीं थे। और अगर उन्होंने सिकंदर से भेंट की भी होगी तो ये आत्मसमर्पण नहीं बल्कि संधि रही होगी, जिसका प्रस्ताव स्वयं सिकंदर ने राजा पोरस के पास भेजा होगा।
ग्रीक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस युद्ध में सिकंदर के मात्र 1000 सैनिक मारे गए थे, जबकि राजा पोरस के 30,000 में 20,000 पैदल सैनिक, 4000 में 3000 घुड़सवार व सभी के सभी रथ तोड़ दिए गए थे। ग्रीक हिस्टोरियंस खुद भारतीय हाथियों की शक्ति को स्वीकारते हैं और सिकंदर की सेना उनका सामना भी पहली बार कर रही थी। तो आखिर मृत्यु के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ऊपर से सिकंदर की सेना लगातार युद्धरत थी, वह थकी हुई थी, जबकि राजा पोरस की सेना तरोताजा थी। ऐसी ही स्थिति सिकंदर के घोड़ों की भी रही होगी। तो आखिर युद्ध के परिणाम में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? ये बातें केवल अतिशयोक्ति से भरी ही लगती हैं। ये आंकड़े केवल अतिशयोक्ति से भरे ही लगते हैं तथा सिकंदर को कहीं ना कहीं महान घोषित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रश्न है कि सिकंदर भारत में आगे क्यों नहीं बढ़ा? अगर उसने राजा पोरस को हरा ही दिया था, जीत के बाद तो उसकी सेना का आत्मविश्वास और सिकंदर की महत्वाकांक्षा और बढ़ जानी चाहिए। तब आखिर वह नंदवन से टकराने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाया? उसके पास जीतने के लिए तो पूरा भारत था, जो आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। और भला आखिर सिकंदर की सेना के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई होगी कि वह उससे आगे न बढ़ने के लिए कहें और सिकंदर उनका कहना इतनी आसानी से मान जाए, क्योंकि सिकंदर का तो स्वप्न ही था विश्व विजय करना। चलिए चलते हैं अपनी कंक्लूजन पर। सर्वमान्य मान्यता तो यही है कि राजा पोरस हारे व सिकंदर जीता, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकारों ने जो कह दिया, जो लिख दिया, वही सबने स्वीकार कर लिया। भारत को भी हमेशा एक पराजित देश दिखाने की कोशिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों की कामयाब हो गई। लेकिन मात्र एक पक्ष से ही लिखे गए रिकॉर्ड्स को आखिर बिना किसी गहन मूल्यांकन के कैसे इतिहास में जोड़ दिया गया और ये इतिहास का हिस्सा बन गए। हो सकता है कि सिकंदर ने सिंधु नदी के आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीता हो, परंतु वह पोरस को हरा पाया था। ये आज भी मूल्यांकन व शोध का विषय है। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।